वेलकम इन जियोलॉजिकल नॉलेज। पिछले वीडियो में हमने वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम उसी सीरीज़ में कुछ और डिस्कस करेंगे एंड विच विल बी डीलिंग विद द वर्क ऑफ विंड और जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड। जो विंड एक्शन होती है उससे जो लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं या उसकी क्या प्रोसेस है, starting from erosion to transportation to deposition. So in that sequence we will start our video. Okay, so this video is dedicated to the geological work of wind. So first question is, the wind are formed basically due to which region? जो विंड है उसको फॉर्म होने का जो रीज़न है वो क्या है, वो ये पूछ रहा है। यूनिफॉर्म हीटिंग, नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग, प्रेसिपिटेशन और टेक्टोनिक एक्टिविटी। सो एक्चुअली होता क्या है कि winds are born mainly due to the non uniform heating of the surface of the earth. जो सरफेस है अर्थ की उसकी यूनिफॉर्म या एक समान हीटिंग से नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एट डिफरेंट प्लेसेस कॉजिंग डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्चुअली जब तक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें डिफरेंस नहीं होगा तब तक विंड फॉर्म नहीं होगी। द प्रेशर डिफरेंसेस सो क्रिएटेड मेक्स द एटमॉस्फेरिक गैसेस एयर टू मूव। तो जहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो गैसेस हैं या जिनको हम एयर कहते हैं, दैट स्टार्ट्स मूविंग इन द एरियाज ऑफ हायर प्रेशर टू एरियाज टू लो प्रेशर। जो विंड है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो होना शुरू करती है, ब्लो होना शुरू करती है इन द फॉर्म ऑफ विंड्स। सो दैट इट मीन्स द विंड आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग। ओके, सेकेंड कह रहा है द रिमूवल ऑफ पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड सैंड बाई स्ट्रॉन्ग विंड्स इज कॉल्ड एब्रेजन, डिप्लीशन, डिफ्लेशन, एरेशन। जो रिमूवल है पार्टिकल्स का, डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं और सैंड के, बाय विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स, वो क्या कहलाते हैं? उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। एक्चुअली डिफ्लेशन एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है डिफ्लेयर। डिफ्लेयर मीन्स टू ब्लो अवे। अगर हिंदी में बात करें तो टू ब्लो अवे का मतलब है अपने साथ साथ बहा ले जाना। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डस्ट एंड सैंड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स इज कॉल्ड द डिफ्लेशन प्रोसेस एंड इट्स द मेन प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन इन डेजर्ट रीजन। जो आपके डेजर्टी रीजन्स हैं वहाँ पे जो विंड की प्रोसेस है या इरोजन प्रोसेस है, वहाँ पे दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ इरोजन। द वाटर इन एन ओएसिस इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच सोर्स? जो ओएसिस है, पहले तो हम ओएसिस के बारे में जाने कि जो डिफ्लेशन की प्रोसेस है, तो जो लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ लूज मटेरियल है बाय विंड। एक्चुअली डिफ्लेशन क्या है? लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ लूज मटेरियल बाय विंड इज नोन एज द डिफ्लेशन। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो लैंड सरफेस है इज ग्रेजुअली लोअर्ड एंड इन मेनी डिजर्ट एरियाज डिफ्लेशन प्रोड्यूस हॉलो और बेसिन्स। जो डिफ्लेशन की प्रोसेस है वो जो कॉन्टीन्यूस काफ़ी टाइम तक होती रहती है, तो उस वजह से जो डिप्रेशन बनते हैं जिनको हम हॉलोज और बेसिन्स कहते हैं, विद देयर बॉटम्स एट वाटर टेबल। तो जो हॉलो और बेसिन्स बनते हैं उनका जो बॉटम है वो वाटर टेबल को टच करने लगता है। तो सच बेसिन्स कंटेनिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर, दे आर कॉल्ड एज ओएसिस। सो अब हम एक्चुअली अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द वाटर इन एन ओएसिस इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच सोर्स? जो वाटर है ओएसिस में उसका सोर्स क्या है? रेन, इरोजन फ्रॉम अदर प्लेसेस, वाटर टेबल, वाटर रिलीज्ड फ्रॉम एडजॉर्प्शन। तो अभी हमने बात करी कि जो वाटर टेबल है या जो बेसिन्स में जो वाटर है वो इतना लेवल उसका नीचे चला जाता है कि वो वाटर टेबल को टच करने लगता है, ठीक है ना। सो ऑप्शन आपका यहाँ से वाटर टेबल होगा। यही यहाँ पे लिखा भी हुआ, समटाइम्स ड्यू टू डिप्रेशन ह्यूज डिप्रेशंस आर क्रिएटेड इन द डेजर्ट एरियाज टू सच एन एक्सटेंट दैट द डिप्रेशंस बिकम सो डीप
that it intersect with the groundwater table and it gets partially filled with the water, and this is called an oasis. Fourth one is the type of erosion which involves rubbing grinding is known as. जो rubbing and grinding की process है erosion की process, what is that? Deflation, attrition, deflection or wind abrasion. So this is wind abrasion. जो abrasion की process है, so जो during dust and storm the wind carries minute grains of sand in suspension and they dash or collide with against each other with the exposed rock surface. जो पार्टिकल हैं, जो सैंड पार्टिकल हैं, वो जो रॉक वहाँ पे होती है, जो रॉक एक्सपोज होगी, भाई जब तक रॉक एक्सपोज नहीं होगी तो विंड के पार्टिकल टकराएंगे किससे? तो उससे टकराने के बाद they collide against the exposed rock masses and cause erosional. So this process in which sand grains is used as a tool for eroding the rock, that is known as abrasion process or wind abrasion. So the type of erosion involving rubbing, grinding, abrading and polishing the rock surface by any natural agent, and that natural agent can be a wind, can be a water, can be ice, with the help of its lead while passing over the rock is known as abrasion. Okay. Fifth one कह रहा है which among the following is called mushroom rocks? Pedestal rock, yardungs, ventifacts or desert pavements. So actually जो pedestal rocks हैं, they are also often called as mushroom rocks because of their likeness to mushroom popping up in closely in the level land. जो पेडेस्टल रॉक हैं दे आर द अंडरकट वेंटीफैक्ट्स कॉलम. जो अंडरकट वेंटीफैक्ट्स कॉलम है ऑफ रॉक्स विच हैव वाइडर टॉप्स, जो उसकी टॉप्स हैं वो वाइडर होते हैं एंड द बॉटम्स आर नैरोअर. एक्चुअली होता क्या है, जो विंड है वो जो ब्लो करती है सो बेस से या सरफेस से ब्लो होना स्टार्ट करती है, तो वो सरफेस को इरोड करती रहती, काटती रहती, बट जो बॉटम है, जो अपर सरफेस है उसका, वो उसी तरह का रहता है, वो अनअफेक्टेड रहता है. सो दैट टेक्स शेप ऑफ मशरूम लाइक स्ट्रक्चर. इट मीन्स दैट इज द पेडेस्टल रॉक. The rock which is well polished by wind abrasion is called yardung, pedestal rock, ventifacts or desert pavements. So ventifacts, they are winds armed with the sand erode or abrades rock near the ground surround surfaces. So this effect is called the sand blasting. Sand blasting उसको कहते हैं. And the structures formed by that, and if these stones which have been cut contains coarser crystals of unequal hardness, they become pitted, and such stones which are polished, pitted and containing sharp edges are called the ventifacts. Okay, so as we can see लिखा भी हुआ है इसमें, वेंटीफैक्ट्स आर स्मॉल साइज्ड रॉक फ्रैगमेंट्स शोइंग 1, 2 और 3 आर इवन मोर टिपिकल wind polished surfaces called the faces. The polishing of different sides of originally rough fragments is caused by the prolonged wind abrasion. So that is the ventifacts. The factor which doesn't affect the attrition by wind is, जो विंड एट्रिशन है उसको कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है? नेचर ऑफ द रीजन, वेलोसिटी ऑफ द विंड, ड्यूरेशन और सनलाइट. सो ऑब्वियसली सनलाइट का कोई रोल नहीं रहता है विंड की एब्रेशन प्रोसेस में. फैक्टर्स विच अफेक्ट द एट्रिशन बाय विंड, दे आर द नेचर ऑफ द रीजन, वेलोसिटी ऑफ द विंड एंड द ड्यूरेशन, एंड इट हैज़ नो इफेक्ट ऑफ द सनलाइट. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट सॉल्टेशन इज नॉट ट्रू? सॉल्टेशन के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. इन दिस प्रोसेस द हैवियर एंड कोर्सर सेडिमेंट्स आर लिफ्टेड अप. दे आर लिफ्टेड अप पीरियोडिकली एंड
for short distances. In this process, the light density particles are carried away. It is the process of sediment transportation by series of jumps. सो एक्चुअली ये पूरी डेफिनेशन ही हो गई. जो साल्टेशन की प्रोसेस है उसमें द प्रोसेस ऑफ लाइट डेंसिटी पार्टिकल्स आर कैरीड अवे. दिस इज नॉट राइट. Otherwise, all the three A, B, and D are the correct. The heavier and coarser sediments such as sand, grains, pebbles, and gravels etc. are lifted up periodically during high velocity times and only for shorter distances. कुछ दूरी तक वो जाते हैं and that too for small heights. For shorter distances and for small heights above the ground surface. The uplifting of lighter particles is called the suspension. जो lighter particles हैं उनको uplift करने की जो process है that is the saltation. Sorry, that is the suspension. Otherwise all the three A, B and D that corresponds to saltation process. The transporting power of wind depends on the shape of the particle. There is a statement given here: the transporting power of wind depends on the shape of the particle. You have to tell whether it is right or means true or false. So this is true. The transporting power of wind depends on some factors like its velocity and also on the size, shape and density of the particle. So it is true. Which among the following has S-shaped outline? Crescentic dunes, barchans, transverse dunes, sigmoidal dunes. So obviously sigmoidal dunes has a S-shape outline. A typical sigmoidal dune is characterized with the absence of horns or cusps and has a curved outline. In its simple form, a sigmoidal dune is a steep-sided ridge that extends a sinuous or S-shape outline. Okay. So right answer is sigmoidal dune. And crescentic dune or barchans, we all know. Transverse dune, we all know they don't have S-type shape. So sigmoidal dune has S-type shape. The type of dunes which is short lived. कौन सा जो ड्यून है which is short lived? Barchans, sigmoidals, transverse और fixed dunes. So जो barchans हैं most of the dunes are migratory in their nature. वो मूव करते रहते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. Barchans are especially known to move ahead at the rate of 25 to 250 meters in a month. Means in a month they move 25 to 250 meters in a month. Hence barchans are said to be short lived relative to other dunes. Okay. The particle size in a loess is around. So firstly we will know about loess. What is loess? The suspended load transported by wind contains mainly of silt and dust particle. जो सस्पेंडेड लोड होता है जो कि विंड द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसमें क्या क्या मेनली आपका सिल्ट होता है या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. सो व्हेन दे सेटल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ सर्टेन टाइम दे सेटल डाउन एंड इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट टाइप डिपॉजिट ऑफ सिल्ट विच इज़ नोन एज लोइस. So, जो उसका साइज होता है, अगर इफ यू टॉक अबाउट द साइज ऑफ लोइस, सो इट्स बेसिकली इन द रेंज ऑफ 0.01 to 0.05 millimeter in diameter. This size fraction make almost 40% of a particular lowest deposit, rest being made up of still finer clay grade material. Okay. 13th is, what is the term used for wind blown deposits of silt and clay grade particles? We have discussed it. लोएस सिल्ट और जो क्ले के विंड ब्लोन सेडिमेंट्स या डिपॉजिट्स हैं उनको क्या कहते हैं? दीज आर लोएस. द टर्म लोएस इज यूज्ड फॉर विंड ब्लोन डिपॉजिट्स इन ऑफ सिल्ट एंड क्ले ग्रेड पार्टिकल्स. ड्यून इज ऑल्सो
Dune is used to refer to the sand particles, and vent effects or and hills are usually the rocks. 14th कह रहा है treating the sands locally with crude oil is not method of combating the advancing sands. So यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है ट्रीटिंग द सैंड लोकली विथ क्रूड ऑयल मीन्स जो सैंड है उसको क्रूड ऑयल से ट्रीट करना इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉम्बैटिंग द एडवांसिंग ऑफ सैंड्स. ओके, सो ये पूछ रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. सो इट्स फॉल्स. Actually, treating the sand locally with crude oil, whereby their susceptibility for transport by wind is considerably reduced. अगर आप जो सैंड है उसको अगर क्रूड ऑयल से ट्रीट करेंगे because it's susceptible to transportation by wind is considered and its transportation direction is reduced or its transporting capacity is reduced, so it's one of the effective method to combat advancing sands. जो सैंड है जो मूव कर रही थी अभी तक एक पेस से या वेलोसिटी से, सो अगर आप उसको क्रूड ऑयल से ट्रीट करेंगे तो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट विल बी रिड्यूस्ड. ओके, सो ये हमने कुछ आज विंड के जो बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि पूछे भी जाते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चन आते ही हैं. सो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, आप रिवाइज कर लीजिएगा इसको एंड दैट विल श्योरली हेल्प यू. ओके, थैंक यू.